सो बच्चे मैं थोड़ा सा रिमोट वालों के लिए भी बोल लूँ। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर जो डिस्कस किया था 1D एरे था और इसके अलावा उसकी जो कॉलिंग थी प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर हमने मेन फंक्शन के अंदर उसकी कॉलिंग को डिस्कस किया था। सो यही जो कंसेप्ट हम लोगों ने 1D एरे के लिए डिस्कस किए थे उन्हीं को हम लोग आज 2D एरे के लिए डिस्कस करेंगे और उसका हमें एडवांटेज क्या हो जाएगा कि हमारे जो 2D एरे के जो कंसेप्ट थे वो भी यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगे। सो जो 1D एरे का हमने जितना भी काम किया हुआ है उसको मैं क्या करूँगा यहाँ पे मिनिमाइज कर दूंगा या इसको कमेंट कर दूंगा। सो हम लोग जितना भी अब काम करेंगे वो 2D एरे के रेलिवेंट होगा। सो मैं वापस 2D एरे वाली फाइल के अंदर आऊँगा। सो यहाँ पे आके मैं फर्स्ट काम जो करूँगा वो 2D एरे को डिस्प्ले करवाने का फंक्शन, देन उनकी एडिशन का या मल्टीप्लिकेशन का कोड हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। बट बिफोर दैट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आके 2D एरे को कैसे डिक्लेयर करवाना है, उसको मेमोरी एलोकेट कैसे होगी या उसको इनिशियलाइज कैसे करवाना है, ये तमाम चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। नहीं है मुझे एक चीज थोड़ी सी ध्यान में रखें कि जब हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जब हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं इतना काम करते हैं तो ये उसकी डिक्लेरेशन प्लस मेमोरी एलोकेशन होती है। डिक्लेरेशन प्लस मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन का क्या मतलब है कि जैसे ये लाइन चलेगी वो इस सेक्स को क्या करेगा, आपके कंप्यूटर की रैम के ऊपर इसको इंटीजर टाइप की मेमोरी ऐड कर देगा यानी कि 4 बाइट। और वहां पे अब जैसे आप लोग ये काम करेंगे x = 12 तो ये उसकी क्या हो जाएगी, इनिशियलाइजेशन हो जाएगी और इस 12 को क्या करेगा बाइनरी फॉर्मेट में वो यहाँ पे स्टोर करवा देगा। इस 12 को क्या करेगा बाइनरी फॉर्मेट में रैम के अंदर वो जो उसका 4 बाइट का चंक मिला था वहां पे उसको स्टोर करवा देगा। सो सिमिलरली जब आप लोग किसी अरे को डिक्लेयर करवाते हैं, सपोज इंटीजर y, जहां पे आप साइज पास करते हैं, सिमिलरली ये फिर आपके पास क्या हो गया, डिक्लेरेशन और मेमोरी एलोकेशन होगी। डिक्लेरेशन और मेमोरी एलोकेशन होगी जब आप लोग ये काम करते हैं। और मेमोरी एलोकेशन का क्या मतलब है कि इस y को जो है ना 4 पोर्शंस मिल जाएंगे, 5 सॉरी जितना साइज होगा। जो पहला पोर्शन है C++, C# या C के अंदर जो पहला पोर्शन है उसकी जो पोजीशन या इंडेक्स होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। जो दूसरा पोर्शन है वो 1, 2, 3 एंड 4 लेस देन साइज रहेगा। और अगेन इसका भी साइज होगा वो 4 बाइट अकॉर्डिंग टू द डाटा टाइप। 4 बाइट, ये भी 4 बाइट होगा, ये भी 4। और एक चीज ध्यान रखिए कि इन एक 4 बाइट और दूसरे 4 बाइट के दरमियान एक बिट भी खाली नहीं होगा। एक 4 बाइट से दूसरे 4 बाइट के दरमियान एक बिट भी खाली नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि कंसेंट्रिक चंक ऑफ मेमोरी तमाम जो है ना अरे को असाइन हुआ होगा। ठीक है, आपने लिंक लिस्ट या डब्ल्यू लिंक लिस्ट पढ़ा होगा, इसलिए नहीं पढ़ा, चलें मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। सो यहाँ पे आपके पास कंटीन्यूअस चंक ऑफ मेमोरी होगा जो कि अकॉर्डिंग टू द साइज एलोकेट हुआ होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब 0 पोजीशन के ऊपर कोई ना कोई वैल्यू होगी, 1 पोजीशन के ऊपर, 2 पोजीशन के ऊपर एंड 3 पोजीशन के ऊपर। सो जब आप लोग ये काम करते हैं, सपोज करें इंटीजर m और यहाँ पे 5 और इक्वल लिख के 1 2 3 4 एंड 5 वैल्यू करवाते हैं तो इसमें 3 काम हो रहे होते हैं, डिक्लेरेशन, मेमोरी एलोकेशन और इनिशियलाइजेशन, तीनों काम हो रहे होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सो ये थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं जिसमें हमें वर्डिंग में पता होना चाहिए कि डिक्लेरेशन क्या है, मेमोरी एलोकेशन क्या है या फिर इनिशियलाइजेशन क्या है। जब हम लोग इन वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं तो देन हम लोग उसको सिस्टम में इंप्लीमेंट करना भी आसान होता है। हमें वर्डिंग का पता होता है कि जब हम लोग इनिशियलाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें डिक्लेरेशन, मेमोरी एलोकेशन ऑलरेडी हो जाती है। ठीक है, जब हम लोग डिक्लेरेशन और मेमोरी एलोकेशन की बात करते हैं तो उसमें इनिशियलाइजेशन जरूरी नहीं है कि वो। ठीक है, अब जब हम लोग यहाँ पे 2D एरे को डिस्कस करेंगे, सिमिलरली अब हमारे पास जब 2D एरे आती है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इंटीजर सपोज करें C और उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से साइज पास करते हैं 2, 2 का साइज पास करते हैं। 2 बाय 2 की आपके पास क्या बन जाती है
अरे होती है। सो ये अगेन मेमोरी एलोकेशन है, और अगर आपने इसको साथ इनिशियलाइजेशन भी करनी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3 4, तो आपके पास ये सब अरे 0, ये सब अरे 1, तो टोटल साइज कितना हो गया 2, और उसके हर पोजीशन के ऊपर 2 वैल्यूज हैं, तो अगेन ये आपके पास 0 पोजीशन में 1 पोजीशन थी, ये 0 पोजीशन एंड ये भी 1 पोजीशन, ठीक है। सो जब हम लोग इस 2D अरे को यहाँ पे इस तरह से डिक्लेयर करवा रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है। जितने भी हम लोगों ने ये मेमोरी एलोकेशन की है, जितनी भी ये मेमोरी एलोकेशन की है वो तमाम की तमाम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है। तमाम की तमाम क्या है? स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। ना स्टैटिक क्या चीज है? यानी कि जब हम लोग इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करने के बाद जब आपके पास ब्लैक स्क्रीन शो हो जाती है, जब ब्लैक स्क्रीन शो हो जाती है तो इन वेरिएबल्स को जो रैम के ऊपर मेमोरी मिली होती है वो थ्रू आउट दैट एग्जीक्यूशन, जब तक आप उस प्रोग्राम को बंद नहीं कर देते तब तक उनको मेमोरी एलोकेशन जो है वो वही रहती है, वो चेंज नहीं कर सकते आप लोग। यानी कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जिन वेरिएबल्स की मेमोरी आप लोग चेंज नहीं कर सकते वो उनकी मेमोरी एलोकेशन क्या कहलाएगी? स्टैटिक कहलाएगी। और जिन वेरिएबल्स की मेमोरी आप लोग चेंज कर सकेंगे वो आपके पास क्या कहलाएगी? डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कहलाएगी। वो आपने स्ट्रक्चर के अंदर शायद पढ़ा होगा। स्ट्रक्चर पढ़ेंगे? क्लासेस पढ़ेंगे, चलो स्ट्रक्चर और क्लासेस एक ही चीज है, थोड़ा सा डिफरेंस है। पॉइंटर्स भी पढ़े हैं, वहां पे भी ये चीज डिस्कस होगी। सो डायनामिक मेमोरी आप लोगों ने डिस्कस की होगी। सो जब हम लोग सी शार्प के अंदर काम कर रहे होते हैं तो जितनी भी अरेज हैं, चाहे वो 1D अरे हैं चाहे वो 2D अरे हैं, उनको डायनामिक मेमोरी एलोकेट होती है। और डायनामिक मेमोरी एलोकेट न्यू के कीवर्ड के थ्रू होती है, ठीक है। हम लोग स्टैटिक मेमोरी नहीं एलोकेट करवाते। सो यहाँ पे जब हम लोगों ने अरे डिक्लेयर करवानी है तो पहले डाटा टाइप वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मैं ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा, आप लोगों के लिए भी होगी। थोड़ा ठीक है या और कर दूं? थोड़ा साइज बड़ा करते जाएंगे, ऊपर नीचे ज़्यादा मूव करना पड़ेगा, सो वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती। सो यहाँ पे जब हम लोगों ने 2D अरे को डिक्लेयर करवाना है तो पहले डाटा टाइप, फिर उसके बाद आप लोगों ने सिंपली ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है। अगर एज इट इज रख देते हैं तो ये आपके पास 1D अरे होगी, लेकिन अगर आप इसमें कोमा लगा देते हैं तो ये आपके पास 2D अरे बन जाएगी, ठीक है। कोमा लगा देते हैं तो देन आपके पास क्या बन जाएगी? 2D अरे बन जाएगी। उसके बाद आप उसका नाम रखेंगे, यहाँ पे एक्स नेम रख दिया। फिर उसके बाद चूंकि डायनामिक मेमोरी एलोकेट होनी है तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे? न्यू का कीवर्ड यूज करेंगे, ठीक है। न्यू के कीवर्ड के बाद यहाँ पे वो डाटा टाइप दे रहा है, खुद ही से आप उसको ऑप्ट कर लें। फिर उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे और यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे? दोनों डायमेंशंस का साइज पास कर देंगे। सपोज आप 3x3 का साइज रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग नंबर ऑफ रोज 3 एंड कोमा लगा के नंबर ऑफ कॉलम्स 3 आ जाएंगी। अगर आप लोग यहाँ तक छोड़ते हैं, लेट मी कंप्लीट, उसके बाद आपके क्वेश्चंस की तरफ आऊंगा। जस्ट हाथ खड़ा कर दें ताकि मैं वन बाय वन फिर उस तरह से रोटेट करवा दूंगा। सो यहाँ तक आप छोड़ देते हैं तो ये डिक्लेरेशन प्लस मेमोरी एलोकेशन है। लेकिन अगर साथ आप इसको इनिशियलाइज करवा देते हैं, एक को मैं डायरेक्ट इनिशियलाइज करवा देता हूँ, दूसरे को हम लोग फॉर लूप की मदद से इनिशियलाइज करवाते हैं, सो दोनों मेथड डिस्कस हो जाएंगे। सो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट इनिशियलाइज करवा दूँ तो पहली अरे सब अरे, फिर उसके बाद दूसरी सब अरे, फिर उसके बाद तीसरी सब अरे, क्योंकि 3x3 की है तो आप लोग यहाँ पे उसी तरह से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो अगेन इसके अंदर पहली वैल्यू 1 2 3, फिर उसके बाद 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद सेमी कॉलन आ जाएगा। सो ये जो यहाँ तक आपके पास तीनों चीजें हो गई हैं। मैंने 1D अरे के केस में लिखा हुआ है, यहाँ पे उसको मैं डायरेक्टली इनिशियलाइज नहीं करवाया था, डिक्लेयर एंड मेमोरी एलोकेशन है। जबकि यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्टली इनिशियलाइज करवा दिया है तो तीनों काम इसके अंदर हो गए हैं, डिक्लेरेशन, मेमोरी एलोकेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। सो क्वेश्चन 1 बाय 1।
टू डायमेंशनल का कोई कांसेप्ट नहीं था, वहां पर हम दो मेथड पार्टिकुलरली फॉलो करते हैं। थोड़ा समझो बोलो सर सी प्लस प्लस में टू डायमेंशनल का कोई कांसेप्ट नहीं है, वहां पर दो मेथड आर्डर को फॉलो करते हैं। तो सी शार्प में ऐसा क्या है कि टू डायमेंशनल पूरा एलोकेट करता है या इसमें दो मेथड आर्डर एक वाला सेम मेथड वही रहता है, 1D अरे को ही वो 2 डायमेंशनल लॉजिकली ले रहा होता है, यानी कि वो जब इसको भी मेमोरी एलोकेट करता है तो वो इस तरह से ही एलोकेट करता है। जब आपको पॉइंटर्स हमने समझाए होंगे तो वहां पे आपने सब आपको डिस्क्राइब किया होगा। सपोज 2/2 है तो पहली जो है ना पहली सब अरे यहाँ पे आ जाएगी 1 2, फिर उसके बाद दूसरी अरे जो है तो यहाँ पे आ जाएगी 3/2, यानी कि ये आपके पास ओवरऑल 0 इंडेक्स, ये आपके पास सब अरे का 1 इंडेक्स, फिर उसके बाद इसके अंदर सब अरे का जो ये पोजीशन 1 ये आपके पास पोजीशन 2, सिमिलरली सेकंड सब अरे की ये पोजीशन 1 और ये आपके पास क्या आ गई पोजीशन 1 आ गई। सो आपको उस समय कुछ इस तरह से सी आउट करवाते वक्त पॉइंटर की मदद से सर ने आपको करवाया होगा स्टैटिक p प्लस आई समथिंग कुछ इस तरह से, तो वो लॉजिक जो है ना वो सारी इसके ऊपर इंप्लीमेंट होती है। अगर आप इसको डिस्कस करना चाहते हो तो सेपरेट आपको क्लास से अटेंड करवा सकते हैं, बिकॉज़ ये हमारा टॉपिक है। सर सी शार्प में भी दो ये लॉजिक इंप्लीमेंट होता है। सर इसका क्लियर करने का तरीका है वैसे यहाँ पे देखिए नेम के बाद आप दो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते थे, हम लोग एग्जैक्टली यहाँ पे दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स एज इट इज जैसे यहाँ पे पहले स्क्वायर ब्रैकेट एंड स्टार्टिंग और एंडिंग स्टार्टिंग और एंडिंग यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये सिंपल 2D अरे है, अगर आप यहाँ पे भी सेम इसी तरह से मेथड इंप्लीमेंट कर दें इंटीजर ये वाला काम x, तो ये जो होगी ये जेकर्ड अरे होगी, ठीक है। ये इस तरफ भी हम लोग आएंगे, ये मैं बाद में डिस्क्राइब कर दूंगा। इस ये जो जेकर्ड अरे होती है इनकी जो आपके पास कैलकुलेशन या कह रहे हैं कि इनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो ज्यादा बेहतर होती है एज कंपेयर टू दीस अरे, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको यूज करेंगे फिर उसके बाद उनकी तरफ आएंगे, क्योंकि इनके अंदर और भी इसके अंदर इसके बिहाइंड प्योर पॉइंटर इंप्लीमेंटेड है, ठीक है। इसके बिहाइंड जो पॉइंटर की जो लॉजिक इंप्लीमेंटेड है वो क्या लेंगे लेस विजिबल एज कंपेयर टू दीस, हम लोग इनको भी डिस्कस कर लेंगे। सर हमने पढ़ा था कि जो पॉइंटर है और अरे है ये जो अरे है पॉइंटर बिहेव करती है, तो यहाँ पर यहाँ पे सी शार्प के अंदर पॉइंटर्स नहीं है, उसकी वजह क्या है कि अरेज के बिहाइंड ऑलरेडी पॉइंटर्स ही इंप्लीमेंट है, यानी कि बैकग्राउंड के अंदर पॉइंटर्स ही काम है। सर आप कह रहे हैं प्योर पॉइंटर और दूसरे पॉइंटर, वो मैं इन द सेंस ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपने जिस तरह से एक्स रे को डायरेक्टली यहाँ पे मेमोरी एलिमेंट 3,3 करवा दी है। अब उस जेकेट एरे में आपको क्या करना पड़ेगा, रो को अलग से मेमोरी एलोकेट करवाना पड़ेगी और रो के हर इंडेक्स के कोरस्पोंडिंग जो कॉलम होगा तमाम को वो मेमोरी एलोकेट लूप चला के करनी पड़ेगी। तो वो मैं वो लॉजिक यहाँ पे इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ जो आप लोगों ने ऑलरेडी थोड़ा सा फैमिलियर है, ठीक है। थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स है उसकी तरफ बाद में आ जाऊंगा, ठीक है। मतलब हर एक चीज को आपको सेपरेटली मेमोरी एलोकेट करना पड़ती है, जबकि इसमें वो खुद कर रहा है, और जब आप लोग वो खुद मेमोरी एलोकेट करेगा तो उसमें अगेन वो स्लोनेस आएगी, जब आप लोग अपनी खुद से यूजर करेगा तो वो फास्ट होगी, ठीक है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि जेकेट एरे की जो परफॉर्मेंस होती है वो फास्ट होती है एज कंपेयर टू दी सिंपल एरेज, ठीक है। सर इसमें पहले टेस्ट रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा कॉलम को कर रहा है, बाकी लॉजिक से सारी सेम है, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी बच्चों और क्वेश्चन साइज कहाँ से पिक करेगा, यहाँ से साइज का पिक करेगा, यहाँ पे तो साइज नहीं पास किया, जस्ट यहाँ पे उसको इन्फॉर्म किया है कि जो भी चीज आगे डिक्लेयर हो रही है वो 2 डायमेंशंस की है, उसका साइज यहाँ पे है, ठीक है। अगेन कोई मसला, ठीक है। सो बच्चे एक चीज थोड़ा सा आप लोग अपने क्लास फेलो से भी डिस्कस करें, बाज लोग जानबूझ के घरों में बैठे होंगे कि घर के काम भी करते रहेंगे और ऑनलाइन क्लासेस तो आ ही रही हैं, तो डिफरेंस आप लोग अज्यूम कर सकते हैं जो वो मैं चीज़ें वहाँ पे कर रहा हूँ वो ऑनलाइन वालों को नहीं पहुँच रही होंगी, ठीक है। तो वो रेडियो की तरह हम बातें सुन रहे होंगे, किसी दौर के अंदर रेडियो के ऊपर भी ड्रामे चला करते थे, तो बंदा आवाज़ से पहचानता था कि कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है।
स्टैटिक C++ के अंदर होती है। मैंने यहाँ पे देखी कैसे, मैंने ये अल्फाज नहीं बोले, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग है। मैंने यहाँ पे देखिए सिंपल वेरिएबल, 1D array, 2D array, उसके साथ क्या लिख दिया है, ये तमाम की तमाम क्या है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है। और जब मैंने कहा कि हम लोग C# के अंदर आते हैं तो तमाम अरेज के बिहाइंड पॉइंटर्स इंप्लीमेंटेड है, और पॉइंटर्स को जो मेमोरी एलोकेट होती है वो डायनामिक मेमोरी होती है। सो इस वजह से जो C# के अंदर अरेज हैं वो सारी की सारी डायनामिक हैं। जी बोले। आपने कहा था स्टैटिक की मेमोरी को हम चेंज नहीं कर सकते जी तो हम इंटीजर की एक्स की वैल्यू 2 दे सकते हैं। नहीं, मेमोरी नॉट वैल्यू। मतलब जो हार्डवेयर में, हाँ जी, मतलब सपोज करें रैम के ऊपर, रैम एक कॉलोनी है, उसको जो एरिया थ्रू और उसकी लाइफ वो वही कर रहेगा, तब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जबकि जो पॉइंटर है उसको आप सरकारी ऑप्शन पे तौर पे लास्ट में ऑप्शन है उसको है, जब भी पोस्टिंग हुई तो उसका दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ कोई पोस्टिंग होगी, ठीक है, तो उसकी मेमोरी क्या होती जाएगी, लोकेशन चेंज होती जाएगी, ठीक है। सो और कोई मसला समझ आ गई? सो यहाँ तक आपके पास डिक्लेरेशन हो गई है और साथ इनिशियलाइजेशन भी होगी, ऑब्वियसली मेमोरी एलोकेशन भी होगी। सो नेक्स्ट जो है हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं जिसकी मदद से हम लोग, सॉरी फंक्शन नहीं बनाते, हम लोग इसको डिस्प्ले करवाते हैं। सो डिस्प्ले करवाने के लिए चूंकि आपके पास ये 2D array है, आप ये पूछना चाह रहे हो कैसे डायरेक्ट फार्मूला बाकी है? नहीं नहीं अच्छा वैसे सर स्टैटिक के अंदर डायनामिक मेमोरी एलोकेट हो सकती है। स्टैटिक के अंदर डायनामिक मेमोरी, सर मेन फंक्शन स्टैटिक है। अच्छा वो एक सेपरेट चीज है, ये भी शायद फेसबुक के ऊपर आपने उस व्हाट्सएप के ऊपर पूछा था। वो जो स्टैटिक कीवर्ड लिखा हुआ है वो इस मेन फंक्शन का प्रॉपर्टी है। हमें स्टैटिक का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये जो मेन फंक्शन है वो अपनी क्लास के स्टैटिक फंक्शंस को एक्सेस कर सकता है, ठीक है, ये जो मेन फंक्शन है वो अपनी क्लास के स्टैटिक फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। और दूसरा इसका मकसद ये है कि जब ये अपनी क्लास से बाहर किसी जगह पे कोई बंदा इसको यूटिलाइज करना चाहता है तो वो ऑब्जेक्ट बनाने की बजाय क्लास नेम के साथ ही इसको एक्सेस करेगा। मैं इसको एक एग्जांपल में डिफाइन कर दूंगा। अभी मैंने ना तो किसी लेक्चर के अंदर स्टैटिक को डिफाइन किया है, ना ही मैंने प्राइवेट को किया है, ना ही पब्लिक को किया है, तो ये ना ही प्रोटेक्टेड को किया है। सो मैं चीजें फुल फ्लैश एक लेक्चर के अंदर डिफाइन कर दूंगा। सो वहां पे भी मैंने व्हाट्सएप के ऊपर भी यही कहा था कि थोड़ा सा इतना आंसर देने के बाद मैंने सिंपली ये कहा था कि इसकी डिटेल में एक लेक्चर के अंदर समराइज कर दूंगा, ठीक है। सो ये स्टैटिक वो मेमोरी नहीं है जो हम लोग यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन की बात करें, ये स्टैटिक एक्सेस राइट टाइप चीज है, ठीक है। एक्सेस किस तरह से होना है इसने, या इसने किसको एक्सेस स्पेसिफायर कह लें, ऊंची बोले। आपने कभी एक्सपीरियंस किया है जिस बंदे ने हेडफोन लगाए हो तो वो थोड़ा सा ऊंची बोलता है, उसकी वजह पता है क्या हो रही है, तो उसके कानों के साथ ना ऊंची आवाज लग रही होती है और वो यही परसीव कर रहा होता है कि मैंने भी ऊंची ही बोलना है, हालांकि वो नॉर्मल बोल रहा होता है, दूसरों को वो ऊंची लग रहा होता है। तो मैं चूंकि ऊंची बोल रहा हूँ तो मेरे कान भी जो है ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे से जो बोला जा रहा है वो भी थोड़ा सा ऊंची बोला है, जो कम आवाज है वो सुनाई नहीं दे रही, तो थोड़ा सा ऊंची बोलें, कोई मसला नहीं है। नाश्ता किया होगा आपने? नहीं सर, अगर नहीं किया तो यहाँ से आप लोग ब्रेकें खाएंगे थोड़ी देर तक, चलो हमारा मैसेज तो नाश्ते वाला तो कोई भी मैस नहीं है, शायद गर्ल्स हॉस्टल के अंदर है, तो तुसी निकाब नकूब तो पा के नहीं जाते जी। सो बच्चे यहाँ तक कोई मसला? सो अब देखिए 1D array हो तो एक सिंपल डिजाइन आप लोगों ने रखा है, उसके आपने जब भी कोई फंक्शनैलिटी करनी है तो देन आपको उसके लिए लूप यूज करना पड़ेगी। जब भी array का कंसेप्ट आएगा आपको लूप यूज करना पड़ेगी। 1D array है तो सिंगल लूप आ जाएगी, 2D array है तो 2 लूप यूज होंगी, 3D है तो देन आपके पास 3 लूप्स आ जाएंगी। सो अब आपके पास 2D है तो आपके पास 2 लूप्स आ जाएंगी, लेकिन दोनों लूप्स क्या होंगी, नेस्टेड होंगी, एक लूप के अंदर दूसरी लूप आएगी, ठीक है। अब इसकी तरफ आते हैं। इंडेक्स जो है वो स्टार्ट 0 से होता है, आई फार हम लोग रो के लिए रख लेते हैं, और इसकी जो लेंथ होगी यानी कि इसका साइज जो होगा वो कहाँ तक जाएगा, जितने इसके अंदर नंबर ऑफ रोज हैं, इसके अंदर क्या है, कितने नंबर ऑफ रोज हैं। अब सपोज करें मैं यहाँ पे 3 पास कर देता हूँ, ठीक है, तो वो फिक्स हो जाएगा। जबकि मैं चाहता हूँ कि इसका जो साइज है वो जनरल रहे, मैं ऊपर अगर साइज चेंज करता हूँ तो मुझे नीचे साथ मान दो लोग के ऊपर कोड सेट कितना करना पड़ेगा कि मुझे वहां पे भी जाके साइज चेंज करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे 4x4 करके यहाँ पे चौथा एलिमेंट और चौथी अरे भी साथ सब अरे रख देता हूँ,
देन मुझे नीचे भी जाके 4x4 करना पड़ेगा जगह के ऊपर जाके, और जो पता चले 1000 लाइंस का कोड है, किसी एक जगह पे मैंने चेंज नहीं कर पाया तो उसकी वजह से कंटिन्यूअसली एरर आना शुरू हो गई। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जनरलाइज्ड लॉजिक अप्लाई करूंगा। सो जनरलाइज्ड लॉजिक क्या है कि मैं यहाँ पे जो भी अरे आ रही है उसका नंबर ऑफ, पहली लूप जो है वो आउटर लूप जो है वो रोज के लिए रखी हुई है, तो वो उसके नंबर ऑफ रोज को हासिल करे। ठीक है, सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, x के नंबर ऑफ रोज को हासिल करना है तो x डॉट में प्रेस करूंगा, उसके बाद गेट लेंथ का फंक्शन है, जैसे 1D अरे के अंदर ओनली लेंथ का था तो 2D अरे के अंदर गेट लेंथ का फंक्शन है। सो गेट ये फंक्शन है, प्रॉपर्टी नहीं है। वहां पे जो 1D अरे के अंदर लेंथ जो है वो प्रॉपर्टी है, जबकि यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें कि जिसके साथ आप फंक्शन ब्रैकेट्स लगा रहे हैं वो फंक्शन होगा, जिसके साथ नहीं लगा रहे हैं तो वो आपके पास उसकी प्रॉपर्टी है। सर प्रॉपर्टी किसी चीज की कैसे डिफाइन की जाती है? प्रॉपर्टी जस्ट लाइक एक वेरिएबल होता है, अदर टाइम आप ये प्रॉपर्टी क्या है, जस्ट लाइक उसका वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू आप लोग गेट सेट नहीं कर सकते, अब उसकी डिले है, आपने पहले भी पढ़ी हुई है, थोड़ी सी अननेसेसरी चीजें बोलना शुरू हुआ तो ऊपर से गुजरेंगे, फॉर द टाइम आप ये यूज करें, केवल सिंपल वेरिएबल है। सर प्रॉपर्टी यूज तो किया आप सिर्फ यही समझ लें कि सिंपल वेरिएबल है। अब जब देखें मैंने अब चीज़ें परफॉर्म करते हुए ये तीसरा चौथा वे के सिमुलेशन की तरफ आना है। ठीक है, तो या तो मैं उसका गेट सेट का आपके सामने प्रोग्राम बनाऊं, वो आपने प्रॉपर्टीज पहले पढ़ी नहीं हुई। सर ये तो डिफाइन है कि प्रॉपर्टी कैसे लैंग्वेज में डिफाइन की जाती है? जस्ट लाइक सिंपल वेरिएबल डिफाइन की जाती है, लेकिन इसको एक फंक्शंस की फॉर्म में डिफाइन किया जाता है कि आपने इसकी वैल्यू कैसे गेट करनी है और कैसे सेट करनी है। वो खुद फंक्शन नहीं होती लेकिन उसके फंक्शन इंप्लीमेंट होते हैं। सो यहाँ पे गेट लेंथ का फंक्शन है, इस गेट लेंथ के फंक्शन के अंदर जैसे ही आप यहाँ पे फंक्शन ब्रैकेट प्रेस करके वो कह रहा है कि डायमेंशन इंटीजर की फॉर्म में दे रही है, क्या करना है डायमेंशन, तो आपने फर्स्ट डायमेंशन की बात करनी है तो फर्स्ट डायमेंशन आपके पास रो के लिए होती है, सेकंड डायमेंशन जो फर्स्ट डायमेंशन है वो किसके लिए है, रोज के लिए, जो सेकंड डायमेंशन है वो किसके लिए है, कॉलम के लिए। तो आपने यहाँ पे फर्स्ट डायमेंशन पास करनी है, और फर्स्ट डायमेंशन या फर्स्ट जो इंडेक्स होता है वो कहाँ से शुरू होता है, जीरो से शुरू होता है। तो आप लोग जहाँ पे जब जीरो पास करेंगे तो वो क्या करेगा, इस एक्स के जितने भी आपने यहाँ पे नंबर ऑफ रोज पास किए होंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लेके आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जब आप लोग यहाँ पे जाके दूसरी लूप यूज करेंगे, अगेन फ्रॉम सेकेंड एक्स डॉट गेट लेंथ करेंगे, तो इसमें जाके अब अगेन डायमेंशन पास करनी, तो अब ये सेकंड डायमेंशन है, अब फर्स्ट डायमेंशन तो रोज के लिए कर लिया, सेकंड डायमेंशन किसके लिए, कॉलम के लिए है, तो आपने सेकंड लूप कॉलम के लिए रखी है, तो यहाँ पे सेकंड डायमेंशन को पास करेंगे, सेकंड डायमेंशन का जो इंडेक्स है वो अगेन कहाँ से शुरू होगा, 1 से। ठीक है, जीरो इंडेक्स जो है वो किसके लिए, फर्स्ट डायमेंशन के लिए, जो 1 इंडेक्स है वो किसके लिए है, सेकंड डायमेंशन के लिए। सो यहाँ भी ये क्या करेगा, जीरो पास करने से वो रोज को हासिल करेगा, या आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट डायमेंशन को हासिल करेगा। ठीक है, 1 पास करने से वो किसको करेगा, कॉलम्स को, या आप ये कह सकते हैं सेकंड डायमेंशन के अंदर जितने एलिमेंट्स आपने पास किए हैं उनको काउंट कर लेगा। सर यहाँ पर डायमेंशन नंबर ले रहा है या डायमेंशन लेंथ ले रहा है? डायमेंशन नंबर ले रहा है या लेंथ, सर डायमेंशन नंबर यहाँ पर 3 है, हाँ, तो यहाँ पर 0 और 1 आपने लिखा है, तो ये क्या है, जीरो जो है मैंने अगेन बोला कि फर्स्ट डायमेंशन जो कि आपने यहाँ पे पास की हुई है। ठीक है, फर्स्ट डायमेंशन, ये सेकंड डायमेंशन है, उसके बाद कोमा लगा के थर्ड डायमेंशन। ठीक है, फर्स्ट डायमेंशन के अंदर जो आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पास किए हैं वो 3 हैं। ठीक है, तो वो आपको उसका दे देगा, और फर्स्ट डायमेंशन के अंदर ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया था कि वो क्या है, रोज है, एंड सिमिलरली सेकंड डायमेंशन के अंदर जो है वो आपके पास कॉलम्स हैं, तो वो सेकंड डायमेंशन का इंडेक्स जो है वो क्या है, 1 है, तो वो यहाँ पे क्या ले लेगा, 1 ले लेगा। सर डायमेंशन ये 0 और 1 ही होगा, डायमेंशन 0 और 1 होंगी फॉर 2D। यस।
ठीक है। सो 0 पास करेंगे तो वो क्या करेगा, उस मैट्रिक्स की या उस 2D एरे की नंबर ऑफ रोज को काउंट करेगा। अगर 1 पास करेंगे तो वो क्या करेगा, उस मैट्रिक्स या उस एरे की नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करेगा। ठीक है। सो उसके बाद मैंने सिंपली इन वैल्यूज को क्या करना है, कंसोल के ऊपर प्रिंट करवाना है। सो कंसोल डॉट, अब मैं राइट यूज करूंगा या राइट लाइन यूज करूंगा। देखिए राइट लाइन यूज करूंगा तो वैल्यू प्रिंट करवाएगा, नई लाइन के अंदर चला जाएगा। जबकि मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में अगर प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करवाने के बाद वो तो टैब ले लेंगे। ठीक है। वो क्या करेंगे, जिस तरह से आप लोग यहाँ पे करते थे C++ के अंदर फॉर लूप, विद फॉर लूप, और उसके अंदर आप क्या करते थे, CO, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करवाई और उसके बाद आप साथ ही यहाँ पे क्या करते थे, टैब दे देते थे। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आके आप CO एंड लाइन कर देते थे। हमने इसी चीज को इंप्लीमेंट करना है, यानी कि वैल्यू प्रिंट करवाने के बाद आपने टैब देना है उसी लूप के अंदर, और दूसरी लूप में जाके वो क्या करेंगे, आपने न्यू लाइन के अंदर जाना है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x ऑफ i कोमा j, और साथ हम लोग क्या पास कर देंगे, यहाँ पे प्लस करके सिंपली यहाँ पे स्लैश टैब दे देंगे। ठीक है, वही मेथड है ना। सिंपली जब वहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर आते थे, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया है, प्लस का सिंबल आ गया है। ठीक है, वहां पे आपके पास इंसर्शन ऑपरेटर थे ये वाले, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया है, प्लस आ गया है। ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना था, न्यू लाइन में जाना है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन सिंपली विद नो आर्गुमेंट्स पास कर देंगे। ठीक है। अब मैं इतने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ तो देन देखते हैं वो क्या करता है। मुझे साथ साथ रिमोट के लिए इसकी एग्जी फाइल को शेयर करना पड़ेगा, सो आपको ये थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में कंप्लीटली शो करवा रहा है। समझ आ गई कि नहीं आ रही? चले, अब मैं यहाँ पे दूसरी एरे को बनाऊंगा, लेकिन उसको मैं डायरेक्ट इनिशियलाइज नहीं करवाऊंगा, ताकि हमारे पास सेकंड एक और मेथड डिस्कस हो जाए। अगेन y इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, और उसका भी साइज में कितना रख देता हूँ, 3/3 रख देता हूँ। ठीक है, ताकि मैं इसके ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले जो है ना फंक्शंस को भी क्या कर सकूँ, इम्प्लीमेंट कर सकूँ। नाउ यहाँ पे आके मैं क्या काम करूंगा, अगेन इसको इनिशियलाइज, अभी तक यहाँ पे क्या हुआ है, इस लाइन के अंदर डिक्लेयर, मेमोरी एलोकेशन, इनिशियलाइजेशन हो गई है, जबकि इसके अंदर क्या हुआ है, डिक्लेयर और मेमोरी एलोकेशन सिर्फ हुई है, इनिशियलाइजेशन नहीं हुई। सो इनिशियलाइजेशन हम लोग फॉर लूप यूज करके कर लेते हैं। सो यहाँ पे y डॉट गेट लेंथ में क्या आएगा, 0 आएगा, तो वो नंबर ऑफ रोज को हासिल करेगा। ठीक है। सिमिलरली ठीक है। सो अगेन यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सीन का मेथड कौन सा था यहाँ पे, देखिए मैं यहाँ पे 3-4 मेथड यूज कर सकता हूँ मैं, 1 बाय 1 तमाम डिस्कस कर लेता हूँ। एक तो तरीका क्या है कि हम लोग कंसोल से ले लें, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि y ऑफ i कोमा j इज इक्वल टू, अब देखिए y अरे के अंदर किस टाइप की वैल्यू आनी है, इंटीजर। तो कंसोल से मैं जो भी ले रहा हूँ मैंने उसको किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने वाला फंक्शन कौन सा है, पार्स का। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, तो ये कंसोल से सीन करवाने के लिए है। ठीक है, मैं यहाँ पे सीन लिख देता हूँ, सीन वाला मेथड है। इंटीजर यहाँ पे एज अ स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेड, जिस तरह से हम लोग वहाँ पे यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर बनाते थे अपनी डाटा टाइप बनाने के लिए, तो ये जो बिल्ट इन डाटा टाइप है वो भी स्ट्रक्चर टाइप ही इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, सो बच्चे ये जो मेथड है वो किसका मेथड है, सीन के जरिए है। आप वहाँ में वैल्यू सीन करवा सकते हैं, साथ मैसेज प्रिंट करवा दें। जो सेकंड मेथड है मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, y ऑफ i कोमा j इज इक्वल टू, यहाँ पे i प्लस j करवा दें।
ठीक है। ये जस्ट लाइक कोई आपके पास फंक्शन दिया हुआ है x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई से आपने उसको क्या करवाना है, इनिशियलाइज करवाना है, या x प्लस वाई के साथ करवाना है, या 2x वाई से करवाना है। इस तरह का कोई भी आप फंक्शन को उसको क्या कर सकते हैं, पूरी अरे को इनिशियलाइज करवा सकते हैं, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन मेथड है एनी जो है ना लीनियर और क्वाड्रेटिक फंक्शन कैन बी यूज्ड बेस्ड अपॉन द टू डायमेंशंस, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये भी तो खुद से कर रहा हूँ। ये खुद से कर रहा होगा, जबकि यहाँ ये जो ऊपर वाली लाइन है ये यूजर डिफाइंड वैल्यूज होंगे, ठीक है। सो ठीक है, एक्स वाई डिपेंडेंट कोई भी फंक्शन हो सकता है। सो यहाँ तक कोई मसला। अब देखिए दोबारा से भी मैंने y को डिस्प्ले करवाना है तो y के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर यही लाइंस लिखनी पड़ेंगी ना, ऐसे ही है कि नहीं। अब देखिए ये कोड क्या हो रहा है, डिस्प्ले का ही कोड है लेकिन वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो सो मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, सिंपली मुझे यहाँ पे थोड़ी चेंजिंग करना पड़ेगी, लेकिन इसकी जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, फंक्शन बना सकता हूँ, ऐसे ही है। अब ये रिपीट हो रहा है ना, ऊपर भी डिस्प्ले का फंक्शन है, कोड है, नीचे भी डिस्प्ले का कोड है, तो इसका मैं क्या कर सकता हूँ, फंक्शन बना सकता हूँ। सो अगेन जैसे मैं इसको फंक्शन को एग्जीक्यूट करूँगा तो 1D एरिया 2D एरिया दरमियान में आप लोग मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं रिमोट ऑडियंस के लिए ये काम कर रहा हूँ, दोनों मैट्रिसेस क्या कर रहे हैं, वो इकट्ठा प्रिंट करवा रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग इनके दरमियान को मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली लिख दें कंसोल डॉट सॉरी स्पेलिंग का देख लीजिएगा जो भी है। सो वो उसी तरह से आपके सामने वो मैसेज जो होगा वो प्रिंट करवा देगा, फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है। सो अब मैं डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन होगी, डिस्प्ले भी हो गया। अब मैं इसकी क्लास में आ जाता हूँ, यहाँ पे क्लास की फाइल सेपरेट है, अगर यहाँ पे नहीं है तो आप सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आके यहाँ पे जाके 2D एरे के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो उसका एनवायरनमेंट डे आएगा। सो यहाँ पे मैंने पहले क्या करना है, डिस्प्ले का फंक्शन बनाना है। सो फर्स्ट मैं उसके सामने क्या लिख लूँगा, पब्लिक वाइड टाइप का फंक्शन होगा, डिस्प्ले उसका नाम होगा, ठीक है। डिस्प्ले यहाँ पे 2D लिख लें, ठीक है। सो 2D एरे के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंटीजर टाइप की एक 2 डायमेंशनल एरे पास करूँगा, उसका नाम सपोज करें x रख दें और उसकी बॉडी यहाँ पे आके डिफाइन कर दें। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली सॉरी वहाँ से मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ, मैं एज इट इज़ यहाँ पे प्लेस करवा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मुझे दोनों डायमेंशंस का यहाँ पे साइज पास करने की जो C++ में आप लोग करते थे, यहाँ पे नंबर रोज इंटीजर की फॉर्म में इंटीजर कॉलम्स भी करते थे, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे साइज क्या कर लेगा, हासिल कर लेगा, ठीक है। अब मैं इसी फंक्शन को क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे program.cs के अंदर जाके यहाँ पे क्या करूँ, उस 2 डायमेंशनल अरे का 2D अरे आ रहा है, मैं उसको 2D obj क्या देता हूँ, T for 2, D for dimension, obj for object is equal to new। अब ये जो है उसका हर क्लास का बाय डिफॉल्ट एक खाली कंस्ट्रक्टर होता है जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, बैकग्राउंड के अंदर एग्जिस्ट करता है हर क्लास का।
सो ये उस खाली कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग अपनी मर्जी का कंस्ट्रक्टर बना लेंगे तो ये खाली आर्गुमेंट वाला जो कंस्ट्रक्टर है वो नलीफाई हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, जब हम लोगों ने किसी क्लास के फंक्शंस को एक्सेस करना है तो देन हमें उस क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हमें उसके क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा ताकि वो उस कंस्ट्रक्टर के जरिए उस क्लास के इंटरनल पैरामीटर्स को इनिशियलाइज करवा सके। अभी हमारे पास उस क्लास के अंदर अभी कोई फिलहाल इंटरनल पैरामीटर्स नहीं है, लेकिन जब मैंने 1D अरे डिफाइन किया था तो यहाँ पे मैंने 2 इंटरनल पैरामीटर्स डिफाइन कर दिए थे। ठीक है, ऑटोमेटिकली डायनामिक मेमोरी एलोकेट करेगा। न्यू का कीवर्ड आ गया तो इसका मतलब है कि ये जो क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इसको डायनामिक मेमोरी एलोकेट हो रही है। सर यहाँ पर ये जो आगे हमने आर्गुमेंट फंक्शन लिया है वो कंस्ट्रक्टर है, तो अगर पहले हम डाटा टाइप से दूसरा कंस्ट्रक्टर डाटा टाइप के तौर पर बिहेव कर रहे हैं। कहाँ पे? यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिख दें सर जैसे आपने अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं मेन फंक्शन, यहाँ पे। यस सर, यहाँ पर टू डी अरे आगे जो कंस्ट्रक्टर लिखा है, हाँ, क्या ये जो कंस्ट्रक्टर है ये आप लोग डाटा टाइप के तौर पर बिहेव कर रहे हैं? डाटा टाइप नहीं, कंस्ट्रक्टर नहीं, ये जो क्लास है वो डाटा टाइप के तौर पे बिहेव कर रही है। कंस्ट्रक्टर तो उसका क्लास का फीचर है ना। ठीक है, तो ये क्लास जो है वो जस्ट लाइक डाटा टाइप बिहेव कर रही है, लेकिन ये स्ट्रक्चर के थ्रू नहीं हो रही। तो स्ट्रक्चर की थोड़ी सी लिमिटेशन होती है कि वो आगे इनहेरिट नहीं हो सकता, जबकि क्लास आगे इनहेरिट हो सकती है। ठीक है, क्लास और स्ट्रक्चर अपनी डाटा टाइप ही बनाने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, और साथ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आप उसके इंटरनल फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सर यहाँ पर क्लास और कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस क्या है? मुझे क्लास और जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको अपनी डाटा टाइप बनाने की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब जो कंस्ट्रक्टर होता है हर क्लास के अंदर उसके इंटरनल पैरामीटर्स को इनिशियलाइज करवाने के लिए एक कैरेक्टर फंक्शन है। ठीक है, बट नॉट काइंड ऑफ अदर फंक्शंस बिकॉज़ ये रिटर्न नहीं करवाता पूरा। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर सिर्फ उस क्लास के इंटरनल पैरामीटर्स को इनिशियलाइज करवाने के लिए है। कंस्ट्रक्टर का डाटा टाइप से कोई लेना देना नहीं। सर इनिशियलाइजेशन भी कर रहे हैं और यहाँ पर इसको डायनामिक भी बना रहे हैं। हाँ, ये कर कंस्ट्रक्टर डायनामिक नहीं बना रहा। मैं जब ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ही होगा, और जो डायनामिक बना रहा है वो न्यू का कीवर्ड बना रहा है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट बनाना है तो देन उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ही होगा। ठीक है, सर न्यू का कीवर्ड आगे डाटा टाइप आ गए थे, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर लग गया तो कंस्ट्रक्टर डाटा टाइप आ गया। तो कंस्ट्रक्टर का जो नेम है वो क्लास का नेम ही है। यस सर, लेकिन यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, क्लास फंक्शन, ये क्लास को हम अपनी डाटा कलेक्शन ऑफ फंक्शंस है। यस सर, हाँ जी, तो फिर दोनों में डिफरेंस। क्लास एक देखो खुद ही कह रहे हो कि एक फंक्शन है, क्लास कलेक्शन ऑफ फंक्शंस है, तो फिर डिफरेंस भी पूछ रहे हो। सर मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपने डाटा टाइप आगे किया ना, ये डाटा टाइप है, डाटा टाइप के साथ फंक्शन ब्रैकेट आ गई, तो क्या ये डाटा टाइप ऐसा फंक्शन है? कंस्ट्रक्टर भी हम कह रहे हैं, अगर ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए हम डाटा टाइप आगे लिख रहे हैं तो ये तो कंस्ट्रक्टर है। आप लोग C++ के अंदर ये 7 फंक्शन ब्रैकेट नहीं यूज करते थे? नहीं यूज करते थे ना। तो यहाँ पे आपको उसका मेथड है कि साथ उसको उसकी फंक्शन ब्रैकेट यूज करना है, यानी कि उसका सिंटेक्स है। ठीक है, उसका सिंटेक्स है कि आपने यहाँ पे उसके साथ फंक्शन ब्रैकेट यूज करनी है। चलो, क्या चीज? बच्चे जब आपने देखिए, नाउ कमिंग टू वर्ड्स, मैं बेसिक से शुरू करूंगा। अब ये जो क्लास है प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के इस मेन फंक्शन ने क्या करना है, 2D अरे के इस फंक्शन को एक्सेस करना है। ठीक है, कंसीडर दिस, ये लास्ट में भी मैं वीडियो लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कंसीडर दिस के ये पाकिस्तान है, कंसीडर दिस के ये आपके पास क्या है, ईरान है। पाकिस्तान ने अगर ईरान से कुछ रिसोर्सेज लेने हैं तो वजीर आजम को कॉल नहीं करेगा। पाकिस्तानी जो रेलिवेंट बंदा है वो ईरानी एम्बेसी के अंदर जाके उसके एम्बेसडर से बात करेगा कि आपके मुल्क से हमें ये रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है,
सिमिलरली इस प्रोग्राम क्लास के इस फंक्शन ने अगर इस क्लास के फंक्शंस को यहाँ पे कॉल करना है तो वो यहाँ पे अपने उसका एम्बेसडर बनाएगा। एम्बेसडर बनाने का मतलब प्रोग्रामिंग के में क्या है कि उसका वो ऑब्जेक्ट बनाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले यहाँ पे वो क्या करेगा, 2D अरे यानी कि उस मुल्क का नाम लिखेगा कि ये ईरान है और उसके बाद उसका नाम रख देगा। अब नाम रखते वक्त वो ये ज़हन में रखेगा कि मैंने इसका नाम वैसा रखना है ताकि मुझे इसके नाम से जाहिर हो कि ये किस कंट्री का है। ठीक है, 2D ऑब्जेक्ट आगे ये ना हो कि वो ईरानी एम्बेसी में जाए तो आगे अमेरिकन बैठा हो, ऐसा तो नहीं ना होता। ठीक है, तो नेमिंग कन्वेंशन भी वैसी होनी चाहिए। अब उसका मेथड ये है कि आपने जब उसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसको एम्बेसी की जगह भी देनी है। एम्बेसी की जगह देने का क्या मतलब है कि आपने उसको मेमोरी एलोकेट करनी है। तो मेमोरी एलोकेट करनी है तो इसका मतलब क्या है कि आपने न्यू के कीवर्ड के जरिए देनी है, क्योंकि सी शार्प के अंदर वो 1D या 2D अरे को क्या करता है, डायनामिक मेमोरी एलोकेट करता है। सो जैसे ही आप न्यू का कीवर्ड लिखेंगे तो उसके बाद वो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या करता है, उसको इनिशियलाइज करता है कि वो आपने इस एम्बेसी के अंदर इंटरनल उसके रूम्स कितने हैं, कितने उसको पर्सन चाहिए, उसको कितने रिसोर्सेज चाहिए, वो आप उसको प्रोवाइड करेंगे, उसको इनिशियलाइज करेंगे, तमाम चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग जो हमारे पास एम्बेसी है उसमें कोई भी इंटरनल पैरामीटर नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से उसका हम लोग खाली उसको बिल्डिंग दे देंगे, उसको कहेंगे कि जहाँ जहाँ पे आपको चीज़ रिक्वायर्ड है वो बनाते जाएं, साथ इनिशियलाइज करवाते जाएं। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला। नाउ अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 2D obj डॉट प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले का फंक्शन आ रहा है, मैं इसको कॉल करूंगा। अब मैं स्टार्टिंग ब्रैकेट लिखूंगा तो यहाँ पे मैं रुक जाऊंगा ताकि चीज़ों की मुझे अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो यहाँ पे देखिए मुझे ये कह रहा है, नीचे डिफाइन कर रहा है डिस्प्ले 2D का फंक्शन 2D अरे में डिफाइन है, इसकी रिटर्न टाइप क्या है, वाइड। अगर आप इस लाइन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपके लिए प्रोग्रामिंग जरा भी मसला नहीं होगा, सी शार्प चल रहा है। आप बिल्ट इन क्लासेस के फंक्शंस को भी इसी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो क्या कर रहा है, इसके आर्गुमेंट में क्या पास करना है, इंटीजर टाइप की 2D अरे पास करनी है, नॉट अरे, साथ डाटा टाइप भी बोले, इंटीजर टाइप की 2D अरे भी पास करनी है। सो इंटीजर टाइप की 2D अरे आपके पास ऑलरेडी बनी हुई है, सो मैं यहाँ पे x एज इट इज पास कर दूंगा। ठीक है, अब सिमिलरली मुझे y अरे को भी इस तरह से प्रिंट करवाना है, तो वो y अरे के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगेन जाके मैं इसको खत्म करूंगा और यहाँ पे जाके अगेन ऑब्जेक्ट वही रहेगा, मुझे दोबारा से ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि पाकिस्तान ने दोबारा से फिर अगर रिसोर्सेज चाहिए तो उनको नई एम्बेसी बना दो। ठीक है, वो एम्बेसी वही रहेगी, एम्बेसडर भी उनका वही रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे आके 2D obj डॉट डिस्प्ले और उसमें आप लोग क्या पास कर देंगे, y पास कर देंगे। अब ये x के लिए वही काम करेगा, y के लिए आप देखिए आपके सामने फ्रंट एंड के ऊपर कोड कितना कम हो गया है। यहाँ पे भी चार पांच लाइंस थी वो खत्म होगी, नीचे भी 4-5 लाइंस थी वो भी खत्म होगी, उनकी जगह पे एक ही लाइन आ गई है। ठीक है, अब मैं जब इसको यूटिलाइज करूंगा तो अगेन यहाँ पे आपके पास वही एज इट इज शो हो रहा है। नाउ वो क्लास के फंक्शन के जरिए प्रिंट करवा रहा है, जबकि पहले वो क्या रहा था, डायरेक्टली मेन फंक्शन के जरिए ही प्रिंट करवा रहा था। तो बच्चे कोशिश करें कि क्लास में बैठे नोट करने की बजाय क्वेश्चन पूछने पे ना थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोर दें। नोट्स के लिए ना रट्टा मारने के लिए प्रोग्राम मिल जाएगा, या वीडियो लेक्चर बननी है तो आप देख के वैसा वैसा प्रोग्राम बना सकते हैं। सो बच्चे कोई मसला है तो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि फ्रंट एंड के ऊपर कोड कम आ जाए। अब मैंने सेकंड फंक्शन बनाना है। अभी आपने कहा था कि ये मेन के साथ स्टैटिक लिखा हुआ है, ये क्लास की स्टैटिक फंक्शन को ही एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो वो अपनी क्लास, मैंने अपनी का भी वर्ड साइज यूज किया था, वीडियो में देखना जरा, अपनी क्लास के स्टैटिक फंक्शन को, दूसरी क्लास के नहीं ना, तो अभी दूसरी क्लास है ना। मेरा वीडियो लेक्चर सुनना, वर्ड्स के ऊपर ना फिलोसफिकली सोचना। ठीक है, सो बच्चे नेक्स्ट जो है वो पब्लिक। अब मैंने 2D अरे जो है ना वो दो अरेज को ऐड करना है, फिर उसके बाद मैं दो अरेज को मल्टीप्लाई करवाने वाला काम कर दूंगा। दो फंक्शन मैं डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर देता हूँ, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का कोड आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो मैं नहीं करूँगा, जल्दी से टाइप कर देता हूँ क्योंकि मैंने विद इन टाइम ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे हम लोग 2D अरे को रिटर्न भी करवा सकते हैं। सो इंटीजर 2D अरे, अगेन उसके बाद एडिशन या ऐड कह लें, फिर उसके बाद आप दो अरेज उसको पास कर रहे हैं
सपोज एक्स रे पास कर रहे हैं, सिमिलरली सॉरी यहाँ पे कोमा आ जाएगा, वाई। यहाँ पे आपको अगेन आपको पास करने की ज़रूरत नहीं है, साइज वगैरह के पहली का रो दूसरी का कॉलम तीसरा पास करने की, वो ऑटोमेटिकली हम लोग हासिल कर सकते हैं। सो अगेन यहाँ पे आपको 2D अरे चाहिए जिसमें आप लोग रिजल्ट रिक्वेस्ट करें जी इज इक्वल टू न्यू। अब इसका जो साइज होगा इंटीजर, इसके नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, एडिशन कर रहे हैं तो जितने एक्स के नंबर ऑफ रोज होंगी या वाई की नंबर ऑफ रोज होंगी। सो एक्स डॉट गेट लेंथ कर लें, उसमें 0 पास कर दें, फिर उसके बाद एक्स डॉट गेट लेंथ कर लें और उसमें 1 पास कर दें, ठीक है। तो ये उसकी मेमोरी एलोकेशन होगी जी एरे की। अब हमने इनको दोनों को ऐड करना है, सो 0 से लेके यहाँ पे आप जी डॉट गेट लेंथ कर लें या किसी एक से भी कर लें तो उसका गुजारा हो जाएगा। ठीक है, जी ऑफ आई कोमा जे इज इक्वल टू एक्स ऑफ आई कोमा जे प्लस वाई ऑफ आई कोमा जे, एडजेसेंट पोजीशंस को वो क्या करेगा, ऐड करवा देगा। सो यहाँ पे जाके लूप से बाहर जाके मैं यहाँ पे रिटर्न करवा दूंगा, रिटर्न जी की डाटा टाइप और यहाँ पे लिखी हुई डाटा टाइप क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर जाके, दोनों रेस जहाँ पे डिस्प्ले हो गई हैं उसके बाद मैं उन दोनों को क्या करूंगा, ऐड के फंक्शन के जरिए कॉल करूंगा 2D obj डॉट ऐड का फंक्शन, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स अरे और वाई अरे पास करेंगे और इसका जो रिजल्ट होगा अगेन यहाँ पे देखें, जैसे ही आप लोग यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या शो करवा रहा है, तो ये ऐड फंक्शन 2D अरे में डिफाइंड है, इसको दो इनपुट आर्गुमेंट्स ले लें और रिटर्न क्या करवा रहा है, 2D अरे इंटीजर टाइप की रिटर्न करवा रहा है। सो इसका मतलब है आपने इसका आंसर जो है वो किस में स्टोर करवाना है, 2D अरे जिसकी डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी, और आप सपोज करें उसका नाम यहाँ पे सी रख देते हैं। सो यहाँ पे जो भी 2D अरे आ रही होगी, जितनी उसका साइज होगा, मेमोरी होगी, जितने उसके नंबर ऑफ कॉलम्स होगी, जिससे भी वो इनिशियलाइज्ड होगी उसी तरह से वो सी को कर देगा, ठीक है। यानी कि सी की मेमोरी भी वैसी हो जाएगी, इनिशियलाइज भी सी उसी तरह से हो जाएगी, ठीक है, डायनामिक मेमोरी होगी। सो अब मैंने सी को डिस्प्ले करवाना है तो 2D ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले का फंक्शन यूज करूंगा और उसमें मैं क्या पास कर दूंगा, सी। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो कंसोल डॉट जो राइट लाइन के अंदर एडिशन है वो इस चीज़ के इक्वल है। सो मैं जब प्रोग्राम चलाऊंगा अपार्ट फ्रॉम एनी एरर, देखिए वो क्या करवा रहा है, दोनों रेस को, पहली को डिस्प्ले करवाया, सेकंड को, और इसने क्या किया, एडिशन को शो करवा दे। एडिशन यही बनती है, चले ठीक हो गया। एंड सिमिलरली मैं मल्टीप्लिकेशन का कर सकता हूँ, ठीक है, सिमिलरली जो भी मैं काम करना चाहूँ कर सकता हूँ। समझ आई ये चीज़ कि नहीं आई? अब इसका कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट रह गया। आई थिंक वीडियो का टाइम खत्म हो गया है, मैं इसको रिकॉर्ड खत्म कर लूँ।